हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है? हेलो। सर ठीक है सर। ठीक है, हाथ से ही इसको पकड़ के हम लोग करते हैं। दिल्ली में काफी गर्मी अभी भी पड़ रही है, तो यहाँ का अभी भी मौसम जो है वो गर्म ही है। तो चलिए, हाँ, आंतरिक संरचना की हम लोग बात कर रहे थे, तो उस पर चलते हैं। तो आंतरिक संरचना अगर हम पृथ्वी का पता करते हैं तो वो दो तरह के स्रोत होते हैं। तो एक तो होते हैं डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। कोई भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं तो डायरेक्ट स्रोत होता है। तो डायरेक्ट स्रोत वो स्रोत है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको माप सकते हैं। इस प्रकार का अगर कोई ये स्रोत है तो उसको हम लोग डायरेक्ट सोर्स कहते हैं, या तो डायरेक्ट सोर्स हम लोग उसको कहते हैं। उसी तरह से इनडायरेक्ट सोर्स वो होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, एपरेटस या कोई भी उपकरण लगा के। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि जिस तरह से अगर आप बीमार पड़ते हैं और आपके हार्ट के अंदर कोई डिजीज है, लीवर के अंदर कोई डिजीज है, तो उसके लिए डायग्नोस किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, एपरेटस लगाते हैं, आला लगाते हैं, और फिर चाहे वो स्टेथोस्कोप हो या फिर जो ब्लड प्रेशर नापने वाला ये होता है आला, जिसको स्टेगनोमेनोमीटर कहा जाता है, वो हो। तो कोई भी अगर होता है तो इस प्रकार का जो वो डॉक्टर अगर डायग्नोस कर रहा है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। वो डायरेक्ट तो नहीं आपके हार्ट को देख रहा है, डायरेक्ट आपके लीवर को नहीं देख रहा है, लेकिन वो उपकरण के द्वारा उसका ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी के मामले में भी है। जब हम इनडायरेक्ट वे में करते हैं, उपकरण लगा के करते हैं, जैसे कि सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, भूकंपीय गतिविधि, इस इन इन सब का अगर हम उपयोग करके अगर करते हैं तो वो इनडायरेक्ट सोर्स कहलाता है। इसी को हम लोग अगर देखें तो पहले जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के संरचना को जानने के दो सोर्सेज, दो तरीके हो सकते हैं। नंबर एक में आपका प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष अवलोकन, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सा संक्षेप में जाने के प्रत्यक्ष अवलोकन किसको कहते हैं, और इनडायरेक्ट अवलोकन, डायरेक्ट अवलोकन और इनडायरेक्ट वाला बोले, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। खास करके इसको हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें कि पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी का अगर आंतरिक संरचना है तो उसका ऑब्जर्वेशन हम डायरेक्ट सोर्स से बहुत कम कर पाते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स से ज्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अवलोकन की बात करें तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि जिसमें ठोस उदाहरण आपको कंक्रीट सॉल्यूशन हो, जिसे मानव के आंख द्वारा देखा, मापा और अध्ययन किया जा सके। सबसे आसानी से उपलब्ध अगर पृथ्वी के बारे में हम लोग समझे तो पृथ्वी के तल पे जो है चट्टानें जो मौजूद रहती है, उस विभिन्न प्रकार के चट्टानों का अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, उसका विश्लेषण करके जानते हैं। तो ये चट्टानें जो है प्राप्त कहाँ से होती है, तो वो खनन क्षेत्र से होती है। तो अगर हम डायरेक्ट अवलोकन की बात करें, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत की बात करें, तो ऊपरी परत ही हम देख पाते हैं, क्रस्ट ही देख पाते हैं। तो उसका अगर हम नीचे तक खनन करते हैं, तो अगर मैक्सिमम हम खनन करें, तो वैसे अपने इंडिया में तो समझिए 1 से 2 किलोमीटर, और मैक्सिमम खनन किया जाए तो 3 किलोमीटर, और वो भी आपके अफ्रीका के खान जो है जहाँ गोल्ड वगैरह निकाला जाता है, वहां आप जाएंगे तो तकरीबन 3 किलोमीटर आपको तो दक्षिण अफ्रीका की खदान 3 से 4 किलोमीटर तक होता है। और उससे जब नीचे जाते हैं तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ती जाती है, पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ये जो ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप नीचे लोग नहीं जा सकता है। तो एक तो है कि ये प्रत्यक्ष अवलोकन की बात करते हैं, तो इसको हम देखें। और दूसरा है अप्रत्यक्ष अवलोकन की बात। तो अप्रत्यक्ष अवलोकन में हम क्या करते हैं, विज्ञान में औजार उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जिसको हम डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उसका देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जिस तरह से अगर हार्ट के बारे में हम कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड से हम उसकी सुन सकते हैं हार्ट को। उसी तरह से जो अप्रत्यक्ष रूप में, जैसे कि अगर पृथ्वी की हम बात करें, कि पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर को हम किस तरह से, इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरह से हम देखते हैं, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का उसका,
और जो भूकंपीय गतिविधि, इसके साथ ही उल्का का अध्ययन, इन सब का अध्ययन करके हम लोग पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार होगी। तो ये जानकारी हमारा शामिल होता है। तो जहां तक प्रत्यक्ष अवलोकन की बात है, तो उसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, आपको ये देखिए, तो जिसको डायरेक्ट सोर्स या डायरेक्ट साइंस कहा जाता है, जिसको डायरेक्ट तौर पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आप दिखाई दे रहा है आपको? हेलो? यस सर। ये पीडीएफ जो दिखाई दे रहा है, ये पीडीएफ में अभी बताते हैं इसके बारे में। ये अर्थ का कंपोजिशन है, ये इंग्लिश का नोट है, लेकिन इसमें हम आपको कुछ जो फैक्ट है, जो कुछ डेवलपमेंट है इस बारे में, जैसे कि अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्स, आपको मैंने कहा था कि आप लोग एनसीईआरटी बेसिक 11वीं और 12वीं का पढ़ के आइएगा, तो एनसीईआरटी में भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब क्लास आप आए तो एक नजर कम से कम सरसरी तौर पे एनसीईआरटी भी देखें, ठीक है, इससे आपको और फायदा हो। तो वो जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, उस पे अभी अगर वर्तमान में हम जिक्र करें, प्रेजेंट में कोई इस तरह का अभियान चल रहा है जिससे हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर की जानने की कोशिश कर रहे हैं, या मानव कोई कर रहा है ऐसी गतिविधि, तो ये एक प्रोग्राम है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप, टेलीस्कोप तो आप लोग नाम सुना ही होगा, जो हम लोग जैसे कि अब जैसे हब्बल टेलीस्कोप है, या बहुत सारा टेलीस्कोप हम लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो ग्रह है या जो दूर के स्टार्स हैं, उन सबका अध्ययन करने के लिए, उन सबका अध्ययन करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से क्या पृथ्वी के लगाने के लिए कोई अर्थस्कोप लगाया है हम लोगों ने कि पृथ्वी के बारे में जाना? तो एक प्रोजेक्ट है अर्थस्कोप, इसको कहते हैं। तो ये अर्थस्कोप प्रोजेक्ट चलाया गया है, अर्थस्कोप अंडरस्टैंडिंग द लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ द लिविंग। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसमें भूकंपीय गतिविधियां होती है, ज्वालामुखीय गतिविधियां होती है, और ये जो पृथ्वी का जो अब सतह है, जिसके बारे में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ये क्या है? ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, यानी गतिशील है, उसमें गतिशीलता है। यानी आप एक हिसाब से कह सकते हैं जो अर्थ जो है ये लिविंग प्लेनेट है, यानी जिंदा जीवित ग्रह। तो ये एक प्रोजेक्ट है, अर्थ स्कोप एक प्रोजेक्ट है। ये भी आप करंट का ही आप समझ लीजिए, और करंट से इसको, जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी आप पढ़े उसको करंट से रिलेटेड उस चैप्टर को आप करके चलेंगे, तो आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ज्योग्राफी का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, आगे आपका करंट भी रहेगा। तो अर्थ का जो है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, उसका अर्थक्वेक के इससे एसेस कर रहा है कि इसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से ये बना। और खास करके इसमें लार्ज, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी का जो लेयर है, एक्टिव लेयर, वो किस तरह से काम करता है, ये जानने का, पृथ्वी का जो परतें हैं उसके जानने का ये। तो अर्थ स्कोप जो है ये भी, इसको 3 प्रोजेक्ट के साथ इसको जोड़ा गया है। एक प्रोजेक्ट है सेफोर्ड, बीपीओ और यूएसए। सेफोर्ड है ये सेंट एंड्रीज फॉल्ट ऑब्जर्वेटरी एट डेप्थ। ये है क्या कि जब आप अमेरिका का मैप देखेंगे तो कैलिफोर्निया के पास एक एरिया है जिसको सेंट एंड्रीज फॉल्ट ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। वहाँ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट किसको कहते हैं। यानी वैसा जो प्लेटें होती है जो एक दूसरे से न तो टकराती है न दूर जाती है, लेकिन साइड से निकल जाती है। तो ये जो साइड से निकल रही है, वहीं पे उन्होंने उस फॉल्ट पे उन्होंने उपकरण लगाए हैं, तो इसका नाम सेफोर्ड रखा है, तो उसको सेफोर्ड उपकरण है। दूसरा है प्लेट बाउंड्री ऑब्जर्वेटरी। ये प्रोजेक्ट इन्होंने किया है कि जो प्लेट बाउंड्रीज है, जो हम लोग अब प्लेट बाउंड्री जब टेक्टोनिक प्लेट में पढ़ेंगे, तो जहां जहां प्लेट की बाउंड्रीज है वहां इन्होंने उपकरण लगा दिया है। और इतना जबरदस्त उपकरण, चूंकि अब तो आधुनिक जमाना आ गया है, अब हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, विदाउट क्लासरूम में जाए हुए आपको यहाँ से अच्छे तरह से समझा रहे हैं। तो वो क्या किया है कि ऐसा एपरेटस लगाया है जिससे जीपीएस से ऑब्जर्व किया जा सके कि जो प्लेटें हट रही है या चल रही है उसकी गति कितनी है। यहाँ तक के ये जो है आपको ये टोटल आप देखें तो 1 मिलीमीटर जो मूवमेंट होगा उसको भी ये सैटेलाइट ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह से तो उसका ये ऑब्जर्वेटरी को नाम रखा है इन्होंने बीपीओ, प्लेट बाउंड्री ऑब्जर्वेटरी। तो और दूसरा क्या था, सेफोर्ड।
सैफोर्ड में जो बताया कि जो फॉल्ट था, वहां उस प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य ये है सैफोर्ड का कि नीचे यानी तकरीबन 1.9 यानी 3 किलोमीटर नीचे तक की खुदाई की जाए, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्ट फॉल्ट है। तो वहां वो खुदाई करके ये पता कर सकता है कि अंदर के मैटर क्या है, इस तरह से। तो ये एक नया रिसर्च है। दूसरा है यूएस एरी, यूनाइटेड स्टेट्स एरी, यूएस एरी के। ये है एक ग्रिड ऑफ सिस्मो मीटर्स है, जो एक ऐसा लगाया गया है कि यूएस के जितना भी जहाँ सिस्मिक जोन है, वहाँ एक सिस्मोलॉजी का एक ग्रिड लगा दिया गया है पूरा, और उससे हल्की भी अगर भूकंपीय गतिविधियां होती है तो उसको वो मैप कर सके, और मैप करके फिर जो वैज्ञानिक है उसका एनालिसिस करके ये पता लगा सके कि प्लेट बाउंड्री मतलब जो पृथ्वी का परत है उसका क्या है। तो ये आपको जो पृथ्वी के परत को जानने के सोर्स के बारे में था, तो ये अर्थ स्कोप प्रोजेक्ट, ये हमने आपको शेयर किया। अब फिर हम लोग आते हैं इस पे पृथ्वी पे। तो पृथ्वी के परत पे आते हैं। तो ये एक था कि जो अभी करंट डेवलपमेंट, तो चूंकि आप लोग अगर सीधा पढ़ते हैं, आप मैं आता और आपको बताया था कि ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये तो आप भी पढ़ रहे हैं, वहाँ एनसीईआरटी में भी आप लेयर पढ़ लेंगे। लेकिन लेयर के साथ साथ उसके बैकग्राउंड भी सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं पीटी में। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, जी सर। अच्छा ठीक है। तो ये है, तो चलिए अब हम आगे इस पे शेयर करते हैं। तो तो पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की हम लोग बात करें, तो इसको अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो या मोटे तौर पे अगर पृथ्वी की संरचना को हम लोग बांटते हैं तो मुख्यतः तीन हम लोग कहते हैं इसको, अगर हम कहें तो एक तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हर जगह आपको मिलेगा कि ये तीन परत होता है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है, तीन होता है मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम उसको भी, जैसे कि क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, क्योंकि क्रस्ट तो बहुत पतली है, लेकिन क्रस्ट के बाद जब हम नीचे जाते हैं, जिसको भूपरपटी कहते हैं, क्रस्ट को हिंदी में भूपरपटी कहते हैं, तो भूपरपटी से अगर नीचे जाते हैं तो मेंटल है और फिर कोर है, क्रोट है। तो मेंटल को भी यहाँ अगर हम देखें डीपली, अगर स्टडी करेंगे तो उसमें दो भाग में हम लोग बांटते हैं, और जो कोर है उसको भी दो भाग में। मेंटल को दो भाग में, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, यानी आउटर मेंटल, लोअर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसी तरह से कोर में आउटर कोर, इनर कोर। तो ये दो और दो चार हो गया और एक पांच। तो अगर मोटे तौर पे हम देखें तो इसको हम लोग पांच में बांट सकते हैं, पांच परतों में बांट सकते हैं। तो इसमें भूपरपटी, क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ब्राहक्रोट जिसको आउटर कोर कहते हैं हम लोग, और इनर कोर अर्थात आंतरिक कोर। तो इसको इस तरह से देखिए। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी ऑब्जर्वेशन चल रहा है, अभी तक जो आंतरिक परतें हैं इसको अभी तक कोई देखा नहीं। ये सिर्फ जिस तरह से सिस्मोलॉजिकल एविडेंस है, जिस तरह से ज्वालामुखीय गतिविधियां होती है, जिस तरह से प्लेट बाउंड्रीज का ऑब्जर्वेशन होता है, उसके आधार पे हम लोग पृथ्वी के परत को बांटते हैं और बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस तरह की जानकारी एकत्र करने के पश्चात, जब ये सब जानकारी जैसे मैंने बताया कि एकत्र किया गया और उसका क्या हुआ, एनालिसिस किया गया, और एनालिसिस करने के बाद ये नतीजे पर पहुंचा गया कि मोटे तौर पे अगर आप देखें तो 5 प्लेट बाउंड्रीज मानते हैं हम लोग। तो 5 कौन कौन सा है उसको हम लोग देखें, तो ये देख लीजिए इस तरह से। तो अगर देखें तो जो लेयर ऑफ द अर्थ है इसको हम लोग
अब दिखाई दे रहा है ठीक से? हेलो, हाँ दिख रहा है सर। ये है हमारा प्लेट का जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो एनालिसिस से साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों द्वारा पता लगा। तो सबसे ऊपर जो आपको है वो है ये वाला, ये वाला है, ये वाला सबसे ऊपर है, ये वाला आउटर। यहाँ पे ये ऐसे जब ऊपर जो है सबसे ऊपर, ये क्रस्ट है, ये सबसे ऊपर वाला जो ये परत है, ये आप देखें तो ये क्रस्ट है, और ये वाला क्रस्ट है, ठीक है। और उसके बीच जो उसके जस्ट नीचे है वो आपको, ये क्रस्ट जो होता है वो 0 से 70 किलोमीटर के बीच में होता है रेंज में। और ये जो लेयर है ये है आपका अपर मेंटल। अपर मेंटल, अपर मेंटल जो होता है वो आपको जब पृथ्वी से नीचे जाएंगे यहाँ तक तो ये 400 किलोमीटर के अंदर तक होता है। और फिर यहाँ 400 से लेकर ये 2900 किलोमीटर तक जो होता है यहाँ तक, ये आपका होता है निचली मेंटल, जिसको लोअर मेंटल हम लोग कहते हैं। तो लोअर मेंटल, निचली, और ये उसके बाद जो ये बचता है ये वाला भाग, ये आपका आउटर कोर है, आउटर कोर। और उसके बाद जो इनर कोर होता है, अगर इनर कोर को हम लोग देखें तो ये पूरी सॉलिड गेंद की तरह आपको नजर आएगा, एकदम एकदम गोला की तरह, सॉलिड गोला की तरह। तो ये फिर 51 से 55 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम जाएंगे यहाँ से तो ये मिलेगा। उसी तरह से 6371 किलोमीटर अगर हम पृथ्वी के रेडियस में जाए, ये वहां पे ये यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी देखें तो ये जो है हमारा, ये पूरा हमारा पृथ्वी का 5 लेयर है। अब इन लेयर के विषय में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्रस्ट क्या है, इसकी मोटाई कितनी है, इसके कौन कौन से गोल तो ये सब होंगे, दिखाने की वजह से काटा गया है ना इनको। तो हेलो, इनर कोर को के अंदर और दिखा नहीं सकते, इसलिए उसको काटा नहीं। बिल्कुल। देखिए ये जो ग्राफिक्स या कोई भी ये बनाया जाता है तो ये उस आधार पर बनाया जाता है जिस तरह से, एक तो ये होता है कि बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपको सामने दे दिया जाए तो आपका दिमाग, ग्राफिक्स अगर दे दिया जाता है तो बहुत सारी क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाती है कि कौन कौन सा लेयर किस प्रकार से होता है। जब आप इनर कोर में जाएंगे तो इनर कोर के अंदर आप देखेंगे तो एक एक चीज जो है आपका, एक एक लेयर जो है, इस एक एक लेयर का आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्रस्ट का क्या फीचर्स है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अगर देखा तो मेंटल, कोर और क्रस्ट ये 3 है, लेकिन अलग अलग इसके वजह से एक तो तापक्रम का भी अलग अलग है और थोड़ा कंपोजिशन लगभग एक ही है, लेकिन तापमान और उसके जो गुण है, जैसे कि कुछ जो आप जाएंगे तो जो आउटर कोर है वो पूरी तरह से लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। ये सब जो कुछ गुण है इसके आधार पे अलग अलग करके इसको बांटा गया है। तो इस पे हम लोग आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यस सर ले लिया। अच्छा ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब इसमें तो भूपर्पटी जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसकी मोटाई का अगर करें बात तो ये काफी पतली होती है, एकदम काफी पतली होती है। और यह पृथ्वी के स्थल मंडल का हिस्सा है। अब इसमें है कि आप लोग पढ़ते होंगे कि लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल कहा जाता है। तो लिथोस्फीयर जो होता है वो मुख्यतः 2 परतों, पृथ्वी के 2 परतों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका क्रस्ट होता है, क्रस्ट होता है, और दूसरा जो होता है अपर मेंटल। यानी अपर मेंटल और क्रस्ट ये दोनों मिलके आपको लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। देखेंगे आगे आपको ये ग्राफिक्स भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये करता है। तो
ये अगर देखेंगे तो इसका जो तो ये जो है 3 से 6 मील आपका ये होता है, मतलब इसको अगर हम किलोमीटर में नापे तो 5 से 10 किलोमीटर के ये बीच में होता है जो इसकी मोटाई है। अगर हम देखें तो इसका फिर अगर हम देखेंगे तो महाद्वीप और महासागर में दोनों जगह अलग अलग है। महाद्वीप में आपको ये 12 से 50 किलोमीटर यानी 20 से 70 किलोमीटर तक, और खास करके पहाड़ अगर आप माउंट एवरेस्ट या हिमालय के नीचे तक का देखेंगे तो उसको वहां का जो क्रस्ट होगा वो आपको 70 किलोमीटर तक होगा। और जो अपर मेंटल है, मतलब जो ये सागर है, महासागर है, वहां का आपको क्रस्ट जो होगा वो मैक्सिमम 5 होगा, मिनिमम 5 होगा और मैक्सिमम 10 किलोमीटर के बीच में होगा। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न होता है कि वैज्ञानिक ज्यादातर तो पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे जहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यानी जहाँ प्लेटें बाउंड्री एक दूसरे से जाते हैं, वहाँ सागर में ही क्यों अध्ययन करते हैं ज्यादातर? तो उसका ये कारण है कि सागर का जो क्रस्ट है वो काफी पतला है, तो वहाँ उसको सपोज कीजिए 3 से 6 मील है, तो अगर वो ज्यादा वहाँ ड्रिल कर सके, या फिर कुछ जगह जो ज्वालामुखी वेंट जिसको कहते हैं, जब जहाँ जहाँ जानते हैं, सागर के अंदर बहुत सारे जो ओशोनोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, तो उसके अंदर भी वो डिवाइस लगा देते हैं, तो पृथ्वी के बारे में, खास करके क्रस्ट के बारे में उनकी जानकारी प्राप्त। उसी तरह से संरचना में देखें तो जैसा कि हमने ऊपर में ही बताया, ये 2 है, तो महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट, तो दोनों के संरचना में भी डिफरेंसेस है, दोनों का जो रॉक है वो साफ अलग अलग होता है। तो अगर हम देखें इसको तो महासागरीय क्रस्ट पर पाए जाने वाली जो नीचे होगा वो बेसाल्ट से बना होता है, यानी वो आपको ये बेसाल्ट से बना होता है, ये बेसाल्ट से बना होता है, ठीक है। उसी तरह से जो महाद्वीपीय क्रस्ट अगर हम देखें तो ये आपको ये जो मतलब जो शुष्क भूमि पर बनती है वो क्या होता है, ग्रेनाइट से बना होता है। तो आप देखें तो इस तरह से ये तो मोटे तौर पे ग्रेनाइट और इसके चट्टानों के बने होते हैं। आगे हम देखें तो जो हमारा भूपर्पटी का पदार्थ है उसमें अगर देखें तो 75% आपको सिलिकॉन है, 75% से अधिक सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, यानी सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, तो SI यह, और उसके साथ कुछ विभिन्न मिश्रण भी है जो पृथ्वी के ऊपरी परत पर है। इसकी अगर हम देखें तो ये आप एक छोटा सा इसको ये कर दें तो आपको बता सकते हैं। तो हेलो, यस सर।
अभी आपको, अच्छा अभी मैंने जो अभी शेयर किया अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट अभी मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन से। ये जो जैसे कि अभी मैं बता रहा था ना कि इसके स्ट्रक्चर इसमें क्या है, तो वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले, तो एलिमेंट ऑफ द अर्थ करंट दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, हाँ अभी दिख रहा है। तो ये एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट का कौन सा एलिमेंट है और उसका प्रतिशत कितना है। तो जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन को ही अगर हम देखें तो वो तकरीबन आपका 75%। उसके अलावा एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये आप जो ये पृथ्वी का ये है वो आप देख सकते हैं। तो इसको आप इसको हम और इनलार्ज कर देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। हेलो, यस सर, ले लिया ले स्क्रीनशॉट। लिया। तो ये आपका पूरा इसको आप चार्ट को रख लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी आपको। आगे तो ये जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, तो उसमें साफ आप देखेंगे जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है वो आपको 74% से ज्यादा 75% आपका वो है। अब हम देखेंगे तो ये जो डिफरेंट ये आप दिखाई दे रहा है आपको ये। तो अब इसमें हम जैसे मैंने बताया था कि अब इसके बाद क्रस्ट के नीचे क्या है, लोअर मेंटल है, या जिसको हम लोग निचली मेंटल कहते हैं। तो अगर आप निचली मेंटल की बात करें, निचली मेंटल की बात करें, निचली मेंटल की हम बात करें तो यहाँ आप देखें तो ये आपका निचली मेंटल से ऊपर ये पूरा क्रस्ट है, ये पूरा आपका, तो ये ऊपर देख रहे हैं ये क्रस्ट है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये पूरा ये आपका क्रस्ट है। अब यहाँ देखिए ये ओसेनिक क्रस्ट है, तो ओसेनिक दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ, ये ओसेनिक क्रस्ट है। तो ये आपको जिसको महासागरीय भूपर्पटी या महासागरीय क्रस्ट आप कह सकते हैं, ये आपका कितना था, 5 से 10 किलोमीटर। देखिए ना कितना पतला है ये अगर हम देखेंगे। उसी तरह से ये देखिए जो पहाड़ है वहां पे, ये देखिए ये क्या है, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है आपको 20 से 70 किलोमीटर तक आपको हो सकता है। उसी तरह से जो यहाँ आपका 70 किलोमीटर और यहाँ आपको 20 किलोमीटर हो सकता है। तो इस तरह से, और ये दोनों मिला के, और ये जो क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे जो निचली मेंटल है, ये निचली मेंटल, तो निचली मेंटल और ये क्रस्ट, ये दोनों मिला के एक ठोस पदार्थ बनाता है पृथ्वी के पृष्ठ का, जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। स्थल, इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, ठीक। तो अब आप समझ गए कि लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पीटी का आपका बनेगा कि हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी का ऊपरी परत है वो ठोस है, तो ऊपरी परत हम लोग क्रस्ट कहते हैं, लेकिन उसमें देगा कि जो स्थल मंडल है उसका निर्माण हुआ है क्रस्ट से, मेंटल से, या ऊपरी मेंटल से, या ये दे देगा कि क्रस्ट और निचली मेंटल, या इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन उसमें वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ सोचने की दो बातें हैं कि यहाँ जो आपका स्थल मंडल है, जो लिथोस्फीयर है, वो दो परतों से ऊपर के बने हैं, जिसमें आपका नंबर 1 में आपका आता है क्रस्ट और नंबर 2 में निचली मेंटल। हेलो, तो ये आपको क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। तो अब उसके आगे हम लोग इसका देखें। तो अब निचली सर मेंटल के, हाँ सर, लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल आएगा कि फिर निचली मेंटल आएगा? हाँ यही हम आपको कह रहे थे, क्रस्ट जो होगा ये कंफ्यूजन है सर, ऊपरी मेंटल आएगा क्योंकि अच्छा आउटर नहीं नहीं, ये देखिए जो हम्म, क्रस्ट होगा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल ये मिला के आपका लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। लिथोस्फीयर। ये सीधा समझिए, इसको इस तरह से समझिए आप लोग। यहाँ ये मेंटल का जो ये भाग है,
क्रस्ट के जस्ट नीचे आउटर मेंटल आता है, इसलिए उसी से तो जुड़ के बनेगा सर। ये ऊपरी मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल है, ये जो है आपका ये येलो कलर का, ये ऊपरी मेंटल है आपका, ये जो मैग्नेटा कलर का ऊपरी मेंटल और क्रस्ट, ये दोनों मिलके आपको लिथोस्फीयर बनाता है। और जो निचली मेंटल है, ये निचली मेंटल हो गया, निचली मेंटल का ही ऊपरी भाग, निचली मेंटल का ही ऊपरी भाग, और ये ट्रांजिशन जोन जो होगा ये अपर मेंटल में ही, ये आपको टोटल बना रहा है आपको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। तो ऊपरी मेंटल को भी हम लोग एक जो ऊपर वाला ये भाग है इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर को इस तरह से समझिए कि लिथोस्फीयर जो है वो आपका क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, समझ रहे हैं? हेलो, यस सर। यानी लिथोस्फीयर क्या हुआ आपका, क्रस्ट हो गया, और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ऊपरी मेंटल का निचली भाग क्या हो गया, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ऊपरी मेंटल का ये देखिए, ये ऊपरी मेंटल है, यहाँ एक मिनट, ये ऊपरी मेंटल है, ये अपर मेंटल जो लिखा हुआ है ये ऊपरी मेंटल है। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल का ये ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग क्या है, ये आपका लिथोस्फीयर का पार्ट। लिथोस्फीयर। ठीक है, और अब क्या हो गया, उसके नीचे क्या है, ये एस्थेनोस्फीयर है। तो एस्थेनोस्फीयर जो है ये अपर मेंटल का उसके बाद वाला नीचे वाला यहाँ, ठीक है। और फिर ये ट्रांजिशन जोन हो जाता है, यानी संक्रमण जोन आप कह सकते हैं, उसमें कोई ठोस आप नहीं कर सकते। उसके फिर नीचे यहाँ से जो आता है ये आपका 400 किलोमीटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये 400 किलोमीटर है, ये ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल आपका 400 किलोमीटर। और ये क्रस्ट जो है आपका वो 0 से 70 किलोमीटर, जिसमें आपका ये 5 से 10 किलोमीटर क्रस्ट हो गया, आपका 20 से 70 किलोमीटर के बीच में, मतलब ये स्थलीय क्रस्ट हो गया, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट हो गया। महासागरीय क्रस्ट हो गया आपका 5 से 10 किलोमीटर। तो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में क्लियर हुआ या आगे बढ़े? हेलो, यस सर, अभी क्लियर है। अब क्लियर हो गया? यस सर। तो फिर इसे एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग को एकदम क्लियरिटी करने चलना है, क्योंकि ये सब बहुत कंफ्यूजन चीज है और काफी कंफ्यूज करेगा आपको आज। ठीक है, तो ये सारा कंफ्यूजन क्लियर है। तो लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट को मिलकर लिथोस्फीयर बना। ऊपरी मेंटल का निचली भाग, ऊपरी मेंटल का निचली भाग एस्थेनोस्फीयर है, जो जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे है। ठीक है, अब क्लियर हो गया दोनों चीज? यस सर। आप ठीक है, अब आगे। तो अब हम लोग ऊपरी मेंटल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर है, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो इसमें ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो हम देखते हैं जो प्लेटें चलती हैं और जिस तरह से वो एक्टिविटीज होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, तो जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो होती है वो आपको ये ऊपरी मेंटल के जोन में ही ज्यादातर एक्टिव जोन होता है। उसमें आपको देखेंगे तो ऊपरी मेंटल का जो मोटाई है, अगर मोटाई की जिक्र करें तो 350 किलोमीटर मोटी होती है, जिसमें दो अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं। इसको जो चट्टानें जो अभी हमने बताया था, जिसको लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, ये दोनों होता है। तो ये दोनों को तो आप लोग देख ही लिए। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो निचली मेंटल की बात करते हैं। तो निचली मेंटल जो होगा वो ऊपरी मेंटल के जस्ट नीचे शुरू होता है, और वहां से लेके आपका 2900 किलोमीटर, अगर पृथ्वी के ऊपर से चलेंगे तो 2900 किलोमीटर के दायरे तक होगा। लेकिन ये जो होगा आपका ऊपरी मेंटल से थोड़ा सा ठोस होगा, ऊपरी मेंटल से थोड़ा ठोस होगा ये। उसके बाद अगर हम देखें तो, लेकिन अभी भी ये क्या होगा, ये काफी अभी भी ये तरल के रूप में है। ये भी अगर ऊपरी मेंटल से ठोस है, लेकिन फिर भी ये क्या है आपको,
ये जो होता है आपका, तो चलिए, तो ये आपका ठोस होता है, लेकिन फिर भी ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ये बहुत ही मोटे द्रव के रूप में होता है। और यहीं से जो टेक्टोनिक एक्टिविटी को संचालित करने वाली संवहनीय तरंगें होती है वो चलती है। तो ये संवहनीय तरंगें वगैरह के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। चलिए हम लोग, आप लोग मैसेज कर रहे हैं लेकिन मैसेज यहाँ हमको दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोग क्या मैसेज कर रहे हैं। तो अगर कुछ बोलना हो या कुछ जानना हो तो आप मैसेज नहीं तो डायरेक्ट आप वॉइस से भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके, ठीक है। यहाँ हम 6 मैसेज देख रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि उसको कैसे पढ़ा जाए। हेलो सर। हाँ ये सर मतलब खनिज और जीवन मतलब जमीन के कितने नीचे तक मिलता है ये जानना था। मतलब क्रस्ट के कितने नीचे तक जाएंगे तो हमको ये मिलता है। क्या 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 कह रहे हैं चलो। सर मतलब जो जीव जंतु होते हैं जो जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं वो कितनी दूरी तक जमीन के अंदर मिलते हैं, और अपन को जो खनिज चाहिए होता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम या दुनिया भर का कुछ भी, तो वो कितनी गहराई तक मिलता है। अच्छा, खनिज की बात करते हैं तो देखिए, खनिज और जीवन दोनों हाँ, सर। समझ गए। जीवन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये सब अभी इसमें मैसेज में आ रहा था लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा था मैसेज आपका क्या है। तो चलिए, तो खनिज की बात, जीवन की बात अगर हम करें तो जीवन जो आपको रहता है, आप जाएंगे तो तकरीबन आप पृथ्वी के अंदर तक जाएंगे तो अंदर में आपको, आप समझिए कि जो आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है, अगर हम जीवन की बात करें तो क्रस्ट, आपका क्रस्ट का जो है पार्ट, तो आप समझिए कि एक तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचाई पे, ठीक है। तो वहां से लेके जितना भी आप, हम लोग एक्टिविटी, जीवन की गतिविधियां होती है, ये कहाँ होती है? क्रस्ट के ऊपर होती है। तो क्रस्ट तो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम जीवन की बात करें, जिसको हम लोग बायोस्फीयर की बात करते हैं, जैसे कि अभी आप जो जीवन की बात कर रहे हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर करते हैं, ये हम लोग इकोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बायोस्फीयर करते हैं। तो बायोस्फीयर जो है आपको तकरीबन आप नीचे जाएं तो 11 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। 11 किलोमीटर अर्थात आप जाएंगे मैरियाना ट्रेंच, जिसमें सबसे डीपेस्ट पार्ट जो चैलेंजर डीप है, अगर वहां तक जाएंगे तो वहां भी कुछ जीव की खोज हो चुकी है, ठीक है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे जगह जहाँ निर्जन, हेलो, बहुत सारी जगह जो निर्जन जगह, हम लोग इसके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, जीव के बारे में। तो जो हम लोग अंटार्कटिका को अभी तक समझ रहे थे कि सिर्फ वहाँ पेंगुइन पाया जाता है, वहाँ कोई खास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन हाल ही में पिछले साल का ही रिसर्च आया है, 1-2 साल पहले का ये रिसर्च है, तो उसमें ये पता चला कि जो अंटार्कटिका में जो पूरा बर्फ के शील्ड के अंदर एक पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर, यानी आप देखें तो बर्फ के अंदर भी झील है, बर्फ के अंदर भी बहुत सारे इकोसिस्टम मौजूद है, और ये इकोसिस्टम को पहली बार देखा गया। तो अब जीव की अगर हम बात करें तो जहां तक ह्यूमन को नॉलेज है, तो वो आपको नीचे अगर पृथ्वी का देखें तो वो आपको मैरियाना ट्रेंच तक है, यानी 11 किलोमीटर की गहराई तक है सी लेवल से, और ऊंचाई पे देखें तो आपको काफी ऊंचाई तक आपको स्पेस में भी कुछ एयरबॉर्न लाइफ मिल सकती है। तो ये तो जीव की बात है। आज जहाँ तक खनिज की बात आप कर रहे हैं, ये 2 बात आपने कहा था, हेलो। जी सर। हाँ, तो जीव के बारे में समझ में आ गया, हेलो। हाँ सर। अब आगे हम आपको खनिज के बारे में बताएं।
तो जहां तक मैंने कहा था कि सिलिका और ये सब खनिज जो है आपको, जो ज्यादातर जो महत्वपूर्ण खनिज है आपको, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। खास करके जो खनिज आप देखते हैं कि बहुत सारे खनिज, कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि क्या कारण है कि हिमालय क्षेत्र में उतनी खदानें या खनिज नहीं है मूल्यवान जितनी दक्कन के पठार में। ये भी अक्सर आपसे हो सकता है, अगर आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे IAS का, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप देखेंगे कि इसका निर्माण काल कैसे, जैसे कि हमने बताया था कि जो आरंभ में क्या था, पृथ्वी हमारा, पृथ्वी क्या था, एकदम समझिए कि आयरन का वो उबला हुआ था और लिक्विड था और पूरा एक्टिविटीज हो रही थी। उस वक्त ही हमारे बहुत सारे लैंड का फॉर्म हुआ, जिस तरह से गोंडवाना लैंड, या जिस तरह से हम लोग जानते हैं वो दक्कन का प्लेटू जो फॉर्म हुआ। तो जो सारा जिस तरह से अभी हिमालय बना, उसी तरह से वहां भी पर्वतीय हुआ, लेकिन बहुत सालों पश्चात अनाच्छादन हुआ और वो होते 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 वो इस तरह से आप समझिए कि जैसे बना, यहाँ पे आप इस तरह से देख लें, ये दक्कन का प्लेटू बन गया और खनिज यहाँ पे मौजूद हो गया, और जो हल्की चीजें थी वो यहाँ थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपर्दनात्मक कार्य हुए, ये आप आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे आप लोग को क्या होता है अपर्दन और ये सब विक्षेपण। ये होते होते ये सब हट गया, तो अब सिर्फ ये बच गया। अब ये पठार हो गया, ये पहाड़ था, पठार हो गया। ये पठार में अब खनिज सामने आ गया, उजागर हो गया। तो इस प्रकार खनिज मिलता है। तो अगर हम लेयर की बात करें तो जहां तक हमारी पहुंच है, तो जैसा कि हमने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका की खदान 3 से 4 किलोमीटर है, उससे नीचे हम लोग जा नहीं पाए हैं। लेकिन कभी कभी जो होता है ज्वालामुखी विस्फोट से, अब ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो यहाँ मेंटल था, यहाँ से ये कन्वेक्शनल फोर्स से वो उसके मटेरियल आके बाहर चले आए, ठीक है। तो उस प्रकार से जो बाहर आते हैं तो कुछ कीमती जो है तो मिनरल्स हमको मिलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे खास मिनरल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर की खासियत हो। तो वो लेयर में बहुत मात्रा में पाया जाता है, भले आप उसको नहीं खोज पा रहे हैं या हम वहां तक नहीं जा पा रहे हो, मेंटल तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मेंटल में कौन खनिज है, कुछ स्पेशल कोई खनिज है क्या, तो ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आगे चलते, हेलो, ठीक है। तो ये आपका, तो अब हम लोग निचली मेंटल की बात करते हैं, फिर उसके बाद तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो है ऊपरी मेंटल के ठीक नीचे, जैसे अपर मेंटल है उसके ठीक नीचे आपका लोअर मेंटल है। लेकिन मेंटल की तुलना में यह अधिक, मतलब जो ऊपरी मेंटल है उसकी तुलना में यह अधिक ठोस है, और ये जो हम बताया कि बहुत कन्वेक्शनल फोर्स होता है। अगर इसकी मोटाई की बात अगर हम लोग करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरे पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण परत में आप मान लें कि जो पृथ्वी का टोटल आकार है, पृथ्वी का जो आकार है उसका 50%, 50% से अधिक है। और उसका अगर द्रव्यमान की बात करें तो हमारा पृथ्वी का मास है, द्रव्यमान है, तो उसका 70%, अगर हम इसको देखें तो 70% का है। तो अगर हम देखा जाए तो निचली मेंटल जो है लगभग 1550 मील, आपका ये 1550 मील या 2500 किलोमीटर होता है, यानी इसकी मोटाई अगर हम देखें। और फिर इसका टेम्परेचर की बात करें तो 2204 डिग्री सेल्सियस, अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में नापे 4000 फ़ारेनहाइट। तो ये इस तरह से आपका निचली मेंटल है। उसी तरह से बाहरी कोर की बात अब करें, निचली मेंटल के बाद बाहरी कोर की बात, तो ये बेसिकली आउटर कोर जो है वो पूरी तरह से लिक्विड है, पिघला हुआ है, और ये पूरा धातु का आयरन का बना हुआ है, और इस पर लगातार गति होती है। अब सब परत की अपनी अपनी खासियत है। जैसे हमने बताया क्रस्ट का क्या है, स्थल मंडल का निर्माण कर रहा है, जिसपे हम लोग मकान बनाते हैं, जो भी रहता है, जो भी मानवीय गतिविधियां होती है। उसी तरह से अगर हम निचली मेंटल की बात करें तो जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है स्टेनोस्फीयर के ऊपर से होती है। उसी तरह से जो ऊपरी मेंटल की बात करें तो उसमें जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है उसका होता है। निचली मेंटल की बात करें तो उसमें कन्वेक्शनल फोर्स डेवलप होता है, जो एक दूसरे से जो प्लेटें चलती हैं उसमें निर्माण करता है।
उसी तरह से आउटर कोर जो है, वो आउटर कोर आप देखेंगे तो पूर्ण आयरन का लिक्विड है और ये लगातार गतिशील है। और ये गतिशीलता के कारण क्या करता है, ये जियो डायनमो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जिस तरह से जनरेटर में डायनमो होता है वो एनर्जी डेवलप करता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, तो ये भी एक डायनमो की तरह काम करता है। और ये पृथ्वी का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसको हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे आयन मंडल, उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो बाहर से आने वाले डिफरेंट कॉस्मिक वेव्स है उससे कैसे बचा। तो ये बेसिकली करके, और इस वजह से कंपास हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ होता है, तो वो यही चुंबकीय बल के कारण होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो पक्षी है, पक्षी का जो उड़ान होता है, तो वो भी पक्षी जो दिशा ये करता है तो वो नेविगेशन इसी से करता है। और ये आपका अंतरिक्ष का विकिरण को भी रोकता है। अगर मोटाई की बात अगर हम इसका करें, बाहरी कोर की अगर हम करें, तो ये 1367 मिली या 2200 किलोमीटर है। तो अगर आप देखें तो वो क्या था, 2500 किलोमीटर था, ये क्या है 2200 किलोमीटर है। और निचले मेंटल की तुलना में ये थोड़ा सा पतला है। जब हम निचले मेंटल की बात कर रहे थे तो वो कितना था, 2500 किलोमीटर था, और ये 2200 किलोमीटर, तो थोड़ा सा ही है। और अगर हम देखें तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी ग्रह है पृथ्वी, हमारी ग्रह जो है पृथ्वी, इस पृथ्वी का अगर हम देखें तो ज्यादातर भाग ये किससे बना हो गया आपको, लोअर मेंटल और आउटर कोर, यानी आउटर कोर और लोअर मेंटल से ये बना, ठीक है। तो आउटर कोर और लोअर मेंटल से पृथ्वी का अधिकांश भाग बना। तो इस तरह से भी आपका रीजन वाला जो कुछ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पृथ्वी का अधिकतर भाग निचली मेंटल और बाहरी कोर से बना है। निचली मेंटल के जगह वो ऊपरी कोर दे देगा, ऊपरी मेंटल दे देगा, ठीक है, ऊपरी मेंटल, और ये इस तरह से वो दे सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपको डेटा से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर की बात हम लोग, ठीक है। उसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं। तो अब आंतरिक कोर की बात आती है। जो इनर कोर होता है, इनर कोर जो महत्वपूर्ण होता है, आप देखेंगे तो यह पृथ्वी का सबसे भीतरी परत है, सबसे नीचे है एकदम, जैसा कि मैंने बताया था एकदम गोल है। इनर कोर का तापमान लगभग जो है, इसका टेम्परेचर हम लोग अगर देखें इनर कोर का 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस का, 6000 डिग्री जो है ये आपका सन का सरफेस का टेम्परेचर होता है। सन सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी ये इतना रहता है, लेकिन फिर भी जो इतना परत है तो हम लोगों को इतना पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी ये अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पृथ्वी के आकार देने में। जिस तरह से ये हमेशा जैसे बताया कि डायनमो होता है, ये ठोस होता है, तो ऊपर से जो लिक्विड आयरन है आउटर को, ये चलता रहता है, एक तौर पे वो गतिविधि करता रहता है। और इन्हीं गतिविधियों के आधार पे जो है तो हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, जो हम लोग कहते हैं। तो इसको इस तरह से आप देखें तो ये आउटर कोर है, ये आउटर कोर है, और ये इनर कोर है। तो आउटर कोर पूरी तरह से लिक्विड है और ये इनर कोर है सॉलिड है, पूरी तरह से सॉलिड बॉल है, ठीक है। टेम्परेचर इसका 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सी, इसका टेम्परेचर उससे कम है। लेकिन फिर भी ये आप देखेंगे कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि जानते हैं कि जब टेम्परेचर होता है तो बाहरी कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, क्यों? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो बाहरी कोर जो है वो लिक्विड और आंतरिक कोर सॉलिड है, क्यों? तो उसका सीधा जवाब है आपको कि एक्सट्रीम प्रेशर होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो काफी प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। तो निचली कोर के पास इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो उसको सॉलिड बना देता है, वो लिक्विड में नहीं है। तो ये एक क्या
हैं सर आप? एक सवाल हाँ बोलिए, कुछ सर सवाल एक सवाल बोलिए। सर पृथ्वी का इनर कोर मतलब जो सेंटर है वो बता रहे 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य का भी लगभग इतना ही है, तो फिर बोलिए। सूर्य की इतनी गर्मी क्यों? अभी पृथ्वी पृथ्वी का जो कोर है उसके ऊपर मतलब पूरी पृथ्वी बनी हुई है, वो टेम्परेचर को हम सह ले रहे हैं पर सूर्य का क्यों नहीं? ये टेम्परेचर हम इसलिए नहीं हम लोग को पता चल पाता है कि इसके ऊपर का जो डिफरेंट डिफरेंट कोर है वो इस टेम्परेचर को, और जो हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक विवर्तनिकी गतिविधि होती है, ठीक है। जो विवर्तनिकी गतिविधि होती है, जैसे कि ये यहाँ यहाँ पे क्या है 6000 डिग्री सी है टेम्परेचर, और यहाँ पृथ्वी का टेम्परेचर हम लोग मैक्सिमम आपका 40 या 50 तक जाता है, या जीरो से 40 तक, ठीक है। तो ये जो है हम अछूता क्यों है, ये जो है ये टेम्परेचर, तो फिर यहाँ और यहाँ ये एक तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और इस गर्मी का उपयोग ये जो है आपका, ये क्या था आपका निचली मेंटल जिसको हम लोग कहते हैं निचली मेंटल, ये गर्मी का, इस गर्मी से निचली मेंटल क्या होता है कि ठोस तो रहता है लेकिन हल्का सा पिघला हुआ स्टैटिक रहता है। तो यहाँ क्या होता है, इस गर्मी से संवहनीय तरंगें चलती है। एक तो जनरेटर का काम कर रहा है ये, उसमें वो आपका टेम्परेचर आपको नहीं पता चल रहा है, वो आपको एनर्जी कर रहा है। दूसरा ये जो भी इसका ताप है, जो मतलब टेम्परेचर है, और जो ये है, ये टेम्परेचर का उपयोग निचली मेंटल करता है, और निचली मेंटल क्या करता है, एक कन्वेक्शनल फोर्स होता है वो डेवलप करता है। वो डेवलप क्या करता है, जो हमारे महाद्वीप है उसको चलने में, तो ये एनर्जी का इस तरह से उपयोग हो जाता है कि ये जो 6000 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हम लोग को नहीं पता चलता है। और चूंकि आप समझ सकते हैं ये जो है ऊपर से लेके 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर के बाद देखेंगे तो 2900 किलोमीटर का एक मोटा सा, एक इस तरह से समझ लीजिए कोई काफी गर्म चीज है, और उस गर्म चीज को हम ऐसा मोटे परत के अंदर छिपा के रखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं थर्मस में चाय रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो थर्मस में जो चाय रखते हैं तो वो काफी देर तक गर्म रहता है और ऊपर आपका ठंडा रहता है। तो ठीक उसी तरह से जो इंसुलेटिंग है, आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से, ये जो निचली पार्ट आप देख रहे हैं पृथ्वी का जो कोर वाला है, ये पूरी तरह से मेटल ही मोटे तौर पे। और जो हम लोग ऊपर में सिलिका वगैरह देखते हैं, रॉक वगैरह, वो बहुत कम मात्रा में उसके मुकाबले में आ रहा है, ठीक है। तो सर तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जैसे हम कोर को बाहर निकाल दे तो सूर्य की तरह व्यवहार करेगा वो? नहीं, एक तो पहली बात तो है कोर को बाहर निकाल दे, ये सब क्या होता है हाइपोथेटिकल। नहीं मतलब ऐसे ही नहीं, ये सूर्य का व्यवहार करे सूर्य की तरह, तो चूंकि ये सूरज की तरह तापमान इसमें होता है। अब जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे देखें, जब हमारा लाइटनिंग होता है, जो बिजली आसमान से जो गिरती है, उस वो जहां गिरती है उसका टेम्परेचर आप लोग को पता है कितना होता है? हेलो, द्रव्यमान भी तो असर करेगा, कोर का द्रव्यमान उतना नहीं होगा शायद जितना सूर्य का है, तो जो चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी टेम्परेचर उसमें उतना होगा, तो अफेक्ट भी ज्यादा करेगा। एक तो ये ऑब्जर्व का तो है ही, दूसरा ये है कि जैसे कोर है, कोर चूंकि इसलिए सॉलिड है क्योंकि उस पर अत्यधिक दबाव है। आप अगर कोर को बाहर निकालेंगे तो वो कोई इस तरह से तो नहीं है, कोई एक आप गेंद ले लें और जिस तरह से, ये तो समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। लेकिन जैसा नहीं कि सर मैंने ऐसे पूछ रहा, मतलब उसका टेम्परेचर और सूर्य का टेम्परेचर लगभग सेम बताया जा रहा, तो पूछ रहा अगर टेम्परेचर सेम है तो जो सूर्य जो व्यवहार कर रहा है अगर कोर को नहीं, तो तो सब यहाँ चीजें ऐसे सूर्य का देखिए, एक मिनट में थोड़ा समझने सा के लिए कुछ चीज, एक चीज है जो कंफ्यूजन से दूर रही है। कंफ्यूजन पहला नंबर एक कि आप कह रहे हैं सूर्य का टेम्परेचर और इसका, हमने ये कभी नहीं कहा कि सूर्य का टेम्परेचर और पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर बराबर है। हमने ये कहा सूर्य के सतह का, सरफेस का, सतह का सेम होता है। हाँ सतह का है। सूर्य का अगर पूरा हो जाए तब तो, जैसा कि हमने कल क्या बताया था, 11 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तब जाके थर्मोन्यूक्लियर। तो अगर आप समझिए कि अगर यहाँ ये 6000 है और 6000 कहाँ 11 मिलियन, यानी 11 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ 10 लाख डिग्री सेल्सियस। तो 1 करोड़ 10 लाख डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में इसका कितना कम टेम्परेचर, समझ रहे? जी
अब क्लियर हुआ सर आप। हाँ, तो हर चीज को हम लोग क्लियर करते हुए, जैसे कि अगर हमने बताया कि यहाँ सूर्य का सतह हमने लिखा, सूर्य की सतह का तापमान अलग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत सारी चीज आपको ध्यान देने की जरूरत होती है पढ़ने वक्त, नहीं तो आप बुक भी पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो ये दे दिया है, इसमें इस तरह से है, तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत आपको। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक एनिमेटेड ग्राफिक्स है वो भी आपको हम दिखाएंगे, पहले आप इसको पहले देख लें। तो ये चंद्रमा के आकार, अगर आकार देखें इसका, तो ये एक जिस तरह से चांद है गोला, उसी तरह से है ये 746 मील या 1200 किलोमीटर का एक ठोस गेंद की तरह से है। पृथ्वी की अन्य परतों के विपरीत आंतरिक कोर धातु का एक ठोस गेंद है और इसके अंदर कोई परत नहीं है, और वास्तव में ये आपका पृथ्वी का सेंटर है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इस तरह से देखें, तो अभी आपको हम एक पृथ्वी का आपको इंटरनल कोर के बारे में दिखा, इनर कोर, ये एक ग्राफिक्स है। ये वीडियो शेयर नहीं हुआ है। हेलो, अभी आपको हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक का नहीं हुआ सर। हेलो हेलो, अभी सब शेयर कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर, अभी दिख रहा है। ये एक एनिमेशन है जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी, क्योंकि अब हम लोगों को मौका मिल गया है बहुत अच्छा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो एनिमेशन और ग्राफिक्स दो तीन चीजें हैं जो ज्योग्राफी में, खास करके ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते ही है, इसको रट के समझना मुश्किल होता है, या आप घर पे बैठ के उसको रट लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजन में भी डाल देगा, ठीक है। ये है आपका, ये ये है कोर, इस तरह से कोर आपका इनर कोर। छह 6000 डिग्री सरफेस की। तो ये था एक इनर कोर के बारे में। तो अब तो और आप क्लियरिटी हो गई होगी। हेलो, यस सर, हो गई। अब आगे हम लोग इसके, जिस तरह से हमने कहा था ना कि हर लेयर में अलग अलग खनिज होता है, अलग अलग कुछ स्पेसिफिक खनिज होता है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। और इसके लिए हम लोग अभी इसको हम लोग देखते हैं, तो एक एक करके उसके बारे में भी हम लोग। तो अपर मेंटल में अगर हम देखें तो, अच्छा एक मिनट, पीडीएफ स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, आप लोग को ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है? पीडीएफ दिखाई दे रहा है क्या? यस। ये पीडीएफ जो है, ये इसमें देखिए, जो जैसे मैंने बताया था कि जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल में एक खास करके एक क्रिस्टल रॉक पाया जाता है जिसको प्रियोडिटाइट्स कहते हैं, प्रियोडाइट्स। ये जो है बेसिकली ओलिवाइन होता है, ये येलो ग्रीन कलर का होता है, और इसमें ज्यादातर आयरन और मैग्नीशियम तो हम लोग जानते हैं कि होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का मिनरल होता है इसको आप लोग लिख लीजिए, बस सिर्फ इतना लिख लीजिए। एक विशेष तरह का खनिज होता है जिस खनिज को प्रियोडिटाइट्स कहते हैं,
PERIDOTITS प्रियोराइट्स कहते हैं। ये बेसिकली जो होता है येलोइश कलर का होता है, काफी कीमती होता है। ये कभी कभी जब ज्वालामुखी गतिविधि होता है तो बाहर आ जाता है, तो उसके आधार पर ये पता चला है कि इसके जो ऊपरी मेंटल है उसमें इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये एक है। दूसरा जो है, आप जब एस्थेनोस्फीयर के बाद देखते हैं कि मैंने क्या कहा था कि एस्थेनोस्फीयर ही ऊपरी मंडल है, तो ऊपरी है, तो उसमें आपका सिलिकॉन मैग्नीशियम के साथ साथ आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम और सोडियम की थोड़ी मात्रा में मिलती है। तो ये सब आप लिख लें, लिखने का है उसको। इसी तरह से अगर लोअर मेंटल में कुछ जो है तो उसमें आप देखेंगे इसमें भी एक मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिला हुआ एक खनिज पाया जाता है, जिस खनिज को प्रीवोस्काइट कहते हैं। वो पीरियोडाइट्स था, ये प्रीवोस्काइट। ये अलग अलग नाम है, ये नाम थोड़ा सा आप लिख ले, PEROVSKIT प्रीवोस्काइट। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। इससे ये होगा फायदा कि जो विशेष तरह का खनिज जो परत परत में पाया जाता है वो आपको होगा कि जैसे कहेगा कि निम्नलिखित पे खनिजों पे विचार करें। 4 खनिज दे देगा, बोलेगा कि कौन सा ऐसा है जो आपको मतलब लोअर मेंटल में पाया जाता है, या कभी पूछ देगा कि कौन सा है जो अपर मेंटल में पाया जाता है। उसी तरह से अगर आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर में अगर हम देखें तो एक ये और चार्ट है जिसको थिकनेस, कंपोजिशन, तो इसमें मोल्टेन मेटल होता है, इसमें कोई खास नहीं है। अपर और इनर में तो क्लियर कट है। तो उसमें अगर हम देखें तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। लेयर ऑफ द अर्थ, उसका देखिए उसमें क्या क्या मिला हुआ है, अप्रोक्स कितना प्रतिशत है इसका अपने पृथ्वी का, उसी तरह से उसकी मोटाई कितनी है, और इसमें काम क्या क्या होता है, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था, जो क्रस्ट है उसमें अर्थक्वेक वगैरह होता है। अपर मेंटल में क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है। लोअर मेंटल में क्या होता है, जो हमने बताया था, मोटा द्रव्य कन्वेक्शनल फोर्सेस होता है। आउटर कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है। और इनर कोर क्या करता है, हीट जनरेशन करता है। तो काम क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, अप्रोक्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज है, तो ये आप रख लें। हेलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया। ये आपको मोटे तौर पर। उसके बाद कभी कभी आपसे पीटी में जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी हमने बताया जो लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर क्या था बताइए। अब आप लोग हमको बताइए लिथोस्फीयर क्या है। क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी भाग। अपर मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये आपको ठोस रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा जब ये पूरी तरह से ठोस है, क्या मतलब के अपर मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट, तो फिर इसको हम लोग एक ही क्रस्ट में क्यों नहीं विभाजित कर देते, जो ठोस पार्ट है उसको क्रस्ट में विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो उसका है कि इसके बीच में एक बाउंड्री आती है, डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसमें दोनों के गुण अलग अलग है। इस डिसकंटिन्यूटी को मोह डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच के डिसकंटिन्यूटी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिफरेंट बाउंड्री होता है। जैसे आप कोर और मेंटल के बीच का कौन सा बाउंड्री होता है, तो ये सारा बाउंड्री आपसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, न सिर्फ यूपीएससी में बल्कि स्टेट पीसीएस में भी, और हर तरह के एग्जाम में ये बाउंड्री आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो लिख लीजिए क्या, ये स्क्रीनशॉट है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम और आप कर सकते हैं। ये बाउंड्री ऑफ द अर्थ लेयर आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री को कहते हैं मोहोविक डिसकंटिन्यूटी या मोह डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। उसी तरह से मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री को हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह से आउटर कोर इनर कोर की जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं हम लोग बुलियन डिसकंटिन्यूटी या लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो
तो ये आप रख लीजिएगा। तो आप हर जो मतलब के कोर और मेंटल के बीच के बाउंड्री का क्या है, आउटर कोर इनर कोर के बाउंड्री के बीच का क्या है, क्रस्ट और मेंटल के बीच के बाउंड्री का क्या है, तो ये सारा नाम आपके पास आ जाएगा। तो आपका पीटी का एक भी क्वेश्चन इससे नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरी बात आपको इसमें और हम जो बताने वाले हैं, हाँ, तो एक तो है कि ये भी आप रख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि आप इसको इस तरह से देख लें कि लेयर्स जो होता है उसकी डेंसिटी क्या है और कंपोजिशन क्या है, कि हर लेयर का अपनी अपनी अलग डेंसिटी होती है। जब हम जाते हैं इनर कोर का तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो इसको आप लोग, ये दिखाई दे रहा है? हेलो जी हाँ जी सर, दिख रहा है। ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इसमें क्रस्ट है, क्रस्ट का जो होता है आपका 2.2 से 2.9 तक होता है। ठीक है, उसी तरह से अपर मेंटल में 3.4 से 4.4 होता है। और जो हम अभी दिए थे कि कौन कौन सा इसमें है, अपर मेंटल में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका कौन सा खनिज है, ये कौन सा खनिज है, ये सारा आपको इसके अंतर्गत आपको ये आपको मिलेगा। सर, यही तो पहले सवाल था मेरा। हाँ हेलो बोलिए। बोला सर, पहले सवाल यही था मेरा कि आखिर अच्छा खनिज अच्छा कहाँ से अच्छा, नहीं हम तक पहले मिलते हैं। ये सोचे थे कि देखिए आप लोगों को पहले बाउंड्री बता देते हैं, ठीक है, फिर बाद में बाउंड्री का कंपोजिशन एक एक करके बताएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बाउंड्री का डिवीजन, दूसरा बाउंड्री को खोजने के तरीके क्या है, किस तरह से एनालिसिस होता है। अब ये सब जो है ये सब एनालाइज करके पता किया गया है। ठीक है, जी तो ये आपका जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, ये लगभग आपका इसमें हर तरह का जो आप जो ये चार्ट सब है ये आप रख लें, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, खास करके पीटी के लिए। तो उसके बाद इसी में हम थोड़ा सा, ये पीटी का था तो ये तो आप जानते हैं जो ये घनत्व है, तो उसमें अभी आपने वो पूरा कंपोजिशन आपको मैंने दे ही दिया है। तो बताइए, वही है। तो आगे जो अब ये हम लोग मोटे तौर पे जो भी पृथ्वी का लगभग लेयर था उसके बारे में हम लोग जाने, वैसे ये समझिए कि सिर्फ लेयर को समझना था, उसके कंपोजिशन को समझना था। ये वैसे है तो बहुत छोटा, लेकिन काफी आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण भी है। और इसमें अभी इसका आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग लिथोस्फीयर, कंसीडर द फॉलोइंग लिथोस्फीयर इज प्रोन टू मेल्टिंग, igneous rock make about 2/3 of the earth, most of the earth surface is sedimentary। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसका एक पार्ट आपके जैसे कि हमने बताया था अर्थस्कोप वाला वो है, उस तरह से क्वेश्चन तो खैर इसमें आ सकता है पीटी में। अगर हम देखें true about the mental इतना के ये more discontinuity boundary between the mental and outer core called Boolean discontinuity, mostly mental is in liquid state। ये एक तीन तरह से consider the following statement। तो इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मतलब जिस तरह से बाउंड्रीज है, उसका कौन कौन सा लेयर्स है, वो उसमें उसका नाम क्या क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पीटी में पूछा जाता है।
तो ये हो गया। तो अभी हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, तो अब भू आकृतिक प्रक्रियाएं एवं उसकी विशेषता, ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, ये जो जैसे हमने बताया कि ये एक्टिविटीज होती है आपको, तो जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, सिस्मिक एक्टिविटीज मतलब जो ज्वालामुखी होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से तो ये है कि भू आकृतिक क्रियाएं, जो भू आकृति का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और जो ये निर्माण होता है तो उसकी क्या क्या फीचर्स है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का है। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी काफी ज्योग्राफी का जो सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। हेलो। यस और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, कॉन्सेप्ट जो जब तक एक कोई टीचर या कोई समझाने वाला ना हो बहुत मुश्किल से समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये अभी हमने लेयर के बारे में कहा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम हेलो। जी सर। हाँ तो पूछिए, अगर इसके बारे में अन्य कोई चीज, जैसे हम लोगों ने खनिज के बारे में चर्चा की उससे पूछता है आपको, उसी तरह से हमने विभिन्न लेयर के बारे में चर्चा की वो आपसे पूछेगा। उसी तरह से कौन कौन से बाउंड्री के बीच में कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी होती है, इसको हिंदी में अनियमितता आप कह सकते हैं। तो मोहर डिसकंटिन्यूटी क्या है, बुलियन डिसकंटिन्यूटी क्या है। उसी तरह से एक और है, आप देखेंगे तो जो अर्थ का क्रस्ट है उसके बीच में भी जो हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओसेनिक क्रस्ट, ये दोनों के बीच में भी एक बाउंड्री है जिसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये भी जान लीजिए, कभी कभी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो ये सब आपको एक एक चीज, ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में तो लगभग एक भी आपका लगभग जितना है वो सब। उसके अतिरिक्त इससे क्वेश्चन जो होगा तो वो एक हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी का भी आपको क्वेश्चन कम से कम 10 सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको जो अध्याय है कम से कम उससे 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में डेली देना आपको, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कि उससे भी क्वेश्चन राइज होगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये है। तो अब हम अगला जो होगा हमारा तो एक, अगर हम देखें पूरा अर्थ के लेयर के बारे में तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये वीडियोस मिल जाएगी हमें देखने के लिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर ये वीडियोस मिल जाएगी हमें, एनिमेशन जो है ये। अच्छा, एनिमेशन तो मैंने इसमें लगाया था आपको। ये येलो कलर का ये कौन लगा रहे हैं, एक तो स्क्रीन शेयर हम लोग जब टीचर के लिए रखते हैं। हेलो, ये जो आप इसको थोड़ा आप लोग हटा दीजिए क्योंकि ये टीचर का काम होता है समझाना। ठीक है, आप लोग बीच बीच में इस तरह से घस देते हैं, समझते हैं आप लोग के पास भी है मटेरियल और आप लोग भी टेक्नोलॉजी का एडवांस है, लेकिन इसको फिर आप लोग इस तरह से करेंगे तो फिर वहाँ डिस्टर्ब होगा। हेलो हेलो, समझ रहे? हेलो जी सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा आप लोग इस पे ध्यान रखें। और बेसिकली आप लोग को मेन क्या है कि जैसे कि आप जब अगली बार जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं और जो उसकी मुख्य विशेषता होती है कि जैसे कि हिमनद से कौन सी चीज बनती है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि पवन से कौन सी आकृति बनती है, नदियों द्वारा कौन सी आकृति बनाई जाती है, उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये सब जो है आप फिर जो मैंने बताया भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, उसको एक बार आप लोग ये देख लीजिएगा कल आने से पहले। ठीक है, हेलो ओके सर। हाँ, तो वो देख लेने से क्या होगा कि आपका पहले से कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर होगा। और फिर उससे और क्वेश्चन ये होगा कि वहां आप जैसे आप कल रात में पढ़ रहे हैं उसमें जियोमेट्रिक प्रोसेस में कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे लैंडस्लाइड का बात आप लोग बहुत सुनते होंगे। ठीक है, जो अभी अक्सर न्यूज में आता रहता है लैंडस्लाइड उत्तराखंड में हुआ, ये हुआ,
तो कभी कभी आपसे जब इंटरव्यू में पूछ देता है कि क्या कारण है कि हिमालय क्षेत्र में ज्यादा लैंडस्लाइड होता है और वेस्टर्न घाट में कम होता है, तो इसका क्या कारण है। फिर लैंडस्लाइड के भी कई प्रकार होते हैं, लैंडस्लाइड के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें मड स्लाइड होता है, उसको क्रीप बोलते हैं, बहुत सारा टाइप है। ये सब टाइप क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। इतना टाइप आपको बुक में तो नहीं मिलेगा, मतलब एनसीईआरटी वगैरह में, लेकिन एनसीईआरटी में जो बेसिक चीज है वो आप लोग पढ़े रहेंगे, फिर बहुत ही आसानी आपको हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो ये इनर कोर का ही अगला उसी का वीडियो था। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होता है। ये सोलर के हमारे रेडिएशन, तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि इनसाइड और आउटसाइड से हमारा पृथ्वी किस तरह से लगता है। तो होप करते हैं कि आज, चूंकि आज ये चैप्टर बहुत छोटा था, कल वाला चैप्टर आपका काफी बड़ा होगा, हो सकता है 2 से 2.5 घंटा भी हो जाए। ठीक है, तो होप करते हैं आज आप लोग, तो कैसा रहा आज का क्लास, उसके बारे में कुछ ब्रीफ आप लोग करें एक एक करके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसको बेहतर करने की प्रयास करेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा था। ठीक है। Yes, देखिए sir. ये जो ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों को भी बताइए, ताकि वो भी इससे फायदा उठाए। क्योंकि जो भी जानकारी मैंने आपको दिया है ये पूरी तरह से हम इंग्लिश वाले बुक्स हैं, ये सारे उससे पढ़ते हैं, तो थोड़ा हिंदी में तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसको आप लोग को माइंड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि वहां भी जो आपको है बेसिक आप देखेंगे, तो आपको, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो स्टूडेंट को बताइए। और खास करके हम ये समझते हैं, हम लोगों का जो अक्सर और हमारा मेन उद्देश्य हम लोग का ये था, हम लोगों ने जो विचार करी थी कि हम लोग भी सिविल सर्विस हिंदी माध्यम से दिए, और अक्सर भी पता ही है आपको, तो वो भी वेट लिस्ट में थे, जी। मैं भी इंटरव्यू तक गया था, तो हम लोगों का वहां तक पहुंच था। लेकिन अब सबका अपना अपना लक होता है, और जानते ही बहुत सारी फैक्टर्स भी काम करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदी माध्यम, चूंकि एक तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो ऑलरेडी वहां आपको इंग्लिश और हिंदी में फर्क, बायसनेस नजर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो कुछ 2-3 साल से जो प्रॉब्लम चल रहा था, हिंदी वाले नहीं आ रहे थे, तो कई बार अक्सर और हमारी बातें हुई इसको लेकर कि क्यों ना, अगर हमको नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर हम अपने बलबूते पे 10 हिंदी वाले को आईएएस बना दें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट हो। तो हमने ये ठीक मतलब लिया, और हाक सर ने भी लिया कि जो भी अच्छी बुक है इंग्लिश का, कोई भी जो है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से करें। अब जितना हमने आपको ये चार्ट दिया है, वो आपको इतना खनिज कहीं नहीं आपको मिलेगा। जो जिस लेयर में जितना खनिज है वो सबका नाम इंग्लिश में भले है, आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप हम लोग हमारा साथ देना चाहते हैं तो थोड़ा अंग्रेजी मजबूत कीजिए। ठीक है, और हो सकता है अक्सर भी कुछ इंग्लिश का क्लास चलाएंगे, जिसमें हो सकता है आपका इनहांस कुछ कर दे। तो इंग्लिश हम लोग को, चूंकि जिस तरह से चाल वो लोग चल रहे हैं, तो वही चाल हम लोग को भी चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को इस बार अच्छा रिजल्ट देना है यूपीएससी हिंदी माध्यम वाला। ठीक है, तो चलिए, तो आज का क्लास जैसा रहा, अपने स्टूडेंट में भी इसका जिक्र कीजिएगा, जो अपने साथी हैं, हो सकता है आपका जूनियर जो भी हो उनको बोलिए। और फिर ठीक है, कल मिलते हैं। तो कल हम लोग यही टाइम 12:30 रखते हैं। ठीक है, 12:30 से 1:45 के बीच में ठीक टाइम रखते हैं। ठीक है सर, फ्राइडे को बता रहे थे सर कि नहीं होगी, 2 बजे से होगी। हाँ, फ्राइडे को 2 बजे से नहीं, सैटरडे को हम जा रहे हैं कहीं बाहर। ठीक है, तो वो हम अवेलेबल नहीं है सैटरडे को, तो सेकंड आफ्टर वो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए जो सैटरडे का जो करंट अफेयर्स का आपका क्लास होगा, ठीक है, वो करंट अफेयर्स का क्लास हम फ्राइडे को भी सेकंड हाफ में ले लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये मकसद है कि आप लोग का करंट अफेयर्स का क्लास भी ना छूटे,
और हमारा काम भी जो जरूरी काम है इसीलिए हम जा रहे हैं, तो वो आपको वो भी आपका ये हो जाएगा। तो फिर जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे, हम जहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से ऑनलाइन रहेगा सारा सिस्टम, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके सर सर। करंट के क्लास के वीडियो नहीं मिल रहे सर। अच्छा, हमने करंट का वीडियो दोनों भेज दिया है, और वो हो सकता है हाथ सर अपलोड कर देंगे कुछ दिन। मैंने करंट का वीडियो भेजा है, ठीक है। चलिए, और कुछ? थैंक यू। चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।